वंदना जी, सदर नमस्कार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है भारतीय पर अमेरिकी अंबर। तो धन- इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी भारत से अमेरिका की यात्रा कैसी रही और इसमें क्या कठिनाइयाँ आईं, आपने क्या अचीव किया और आप क्या सोचती हैं इंडिया के बारे में। अभी कुछ देना चाहेंगी, इंडिया को पे बैक करती हैं, कैसे करती हैं, और इंडिया को अगर डेवलप करना है तो आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है। तो इस तरह से कुछ हम लोग सवालों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कब आई, कब मूव करी इंडिया से। इंडिया से हम लोग एक्चुअली अमेरिका नहीं आए थे। हम लोग सीधा कनाडा में रहे पहले। अच्छा। तो जो मेरे हस्बैंड है वो 97 में आ गए थे। मैं 99 में आई थी। जी तो जब हम कनाडा में आए थे तो हम लोग काफी यंग थे। तो हम लोगों ने इंडिया में भी थोड़ा काम किया था पर ज्यादा नहीं। तो जब हम कनाडा आए तो सबसे पहले बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन आई गेस इमिग्रेंट, आपका सबसे पहला वो होता है कि जॉब ढूंढो, जी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। एंड तो जब मैं शुरू शुरू में गई थी कनाडा में तो उस टाइम पे लाइक आई वाज लाइक अ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। अच्छा। आई वाज लाइसेंस्ड इन इंडिया एंड आई हैड वर्कड देयर। पर जब कनाडा जाते हैं तो वो लोग ऑब्वियसली आपकी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज नहीं करते। तो जी आपको थोड़ी जॉब्स लेनी पड़ती हैं जो कि विच आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। पर तो आप प्रोफेशन में घुसने की कोशिश करते हो समहाउ लाइक बाय बैक चैनल्स। तो क्या कहते हैं इन मेरे मेरे हिसाब से मुझे था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं 5 साल पहले ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। तो मुझे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो लेना चाहिए। जी। मैंने आपको पता होगा क्या कहते हैं जो हार्डवेयर स्टोर है होम डिपो हाँ। पे काम किया थोड़ा टाइम, 6 महीने। फिर मैंने एक क्लॉजेट डिजाइन कंपनी थी उसमें काम किया साथ अच्छा। के साथ। और साथ में मैंने कॉलेज में थोड़े कोर्सेज वगैरह लिए। अच्छा। तो वो जो कोर्सेज थे वो काफी बाकी के आर्किटेक्ट्स भी लेते थे तो उनकी उनकी थ्रू मुझे नेटवर्क थोड़ा बन गया कि ये यहाँ इन कंपनीज हायर कर रही हैं। तो एक मेरी वहाँ पे फ्रेंड बनी तो वो काफी हायर पोजीशन पे थी एक कंपनी में। तो उसके थ्रू मुझे पहली जॉब मिली कनाडा में। हम्म। एंड फिर उसके बाद हम उस टाइम पे टोरंटो थे तो टोरंटो से फिर हम लोग ऑटवा मूव हो गए क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी बेटर जॉब मिली वहाँ पे। जी। तो फिर मैं भी साथ के साथ उनके साथ चली गई। तो ऑटवा हमें बड़े शहर से थोड़ा छोटा शहर था तो हमें थोड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। थोड़ा कम्यूटिंग डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं था। और वहाँ पे दोस्त भी अच्छे बन गए एकदम से हम्म। क्योंकि छोटी जगह थी। तो वहाँ पे अपनी इंडियन कम्युनिटी थोड़ी छोटी थी तो मंदिर वगैरह के थ्रू हमारे अच्छे दोस्त बन गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने 5-6 साल काफी अच्छे निकाले। उसके बाद सेकंड उसके बाद क्या हुआ, हमारे बेटी हुई। अच्छा। और हमें हमने रियलाइज किया कि जगह बहुत ठंडी है और सर्दियों में छोटे बच्चे के साथ बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। जी जी। और और हम लोग इतनी ठंडी जगह के लिए हम लोग शायद उतने इक्विप नहीं थे। तो तो हमें लगा कि कहीं और जॉब ट्राई करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फिर अमेरिका में ट्राई किया टेक्सास में। तो अगर आप एक सीधी लाइन खींचे डालस से दिल्ली तक तो वो अच्छा। बिल्कुल सीधी है, तो सेम लैटिट्यूड। अच्छा। तो तो मौसम की वजह से मतलब हमें लगा कि ये हम लोगों के लिए थोड़ी बेटर जगह है क्योंकि हमें लग रहा था हम कनाडा में बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे बीइंग अ पेरेंट एंड और सो एनीवेज तो हम लोग यहाँ पे मूव हो गए। तो उसके बाद से हम लोग यहीं पे हैं। और हम लोग भगवान की दया से अच्छा रहा सबके साथ, हमारे यहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बन गए।
मेरे हस्बैंड का काफ़ी अच्छा म्यूज़िक करियर भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमें लगा कि लोग अपने कल्चर को ना डिफरेंट तरह से हम्म, करते हैं। सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। हम्म, कुछ लोग रिलीजियसली ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, तो वो अपने कल्चर को उस तरह से कल्टीवेट करते हैं। कुछ लोगों का म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है। तो सबका अपना-अपना ढंग है जी टू जी। द कल्चर अलाइव। तो फॉर माय हस्बैंड इट्स थ्रू म्यूज़िक जी। एंड तो हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। अच्छा। क्योंकि सबका अपना-अपना इंटरेस्ट है। किसी को महाराष्ट्रियन म्यूज़िक पसंद है, किसी को साउदर्न म्यूज़िक पसंद है। तो हम्म, इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लाइक हाउ थ्रू म्यूज़िक वी आर ऑल काइंड ऑफ टुगेदर। अ, मेरा अपना इंटरेस्ट आर्ट में ज़्यादा है, क्योंकि बीइंग एन आर्किटेक्ट लाइक आई एन्जॉय आर्ट अ लिटिल बिट मोर। So, so anyways, so I think it's been a very interesting journey. A हम्म, very sort of like a demographically, I think we've experienced a lot of different cultures and a lot of, I guess, different flavors of the culture through food, music, languages, and हम्म, uh, और सबका अपना अपना एक थोड़ा ढंग होता है अपने कल्चर को लाइव रखने का। तो दैट हैज बीन वेरी fascinating. And even अमेरिका में भी like हम्म, आई थिंक जो वो कॉमन लैंग्वेज है वो शायद थ्रू फूड, हम्म, रिलीजन जी and music. I think through food, music, religion, and music, there are like different interpretations of different cultures. जी। आपने जो कहा म्यूजिक, तो मुझे म्यूजिक इज अ कॉमन लैंग्वेज, आई थिंक नॉट ओनली इन इंडिया, थिंक इट्स यूनिवर्सल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो Mm-hmm. उस बात पे मुझे वो गाना याद आ गया। बहुत बचपन में लोग सुनते थे, दूरदर्शन पे आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बन हाँ, बड़ी सही बात है। जी। आई थिंक क्या कहते हैं म्यूजिक और आई फाइंड द सेम थिंग इन फूड आल्सो, कि आप देखेंगे कि बहुत सारा फ्यूजन होता है, डिफरेंट तरह का फूड हम्म, इकट्ठा मिलता है। तो और एक से एक स्टेज ऐसी आती है आपको याद ही नहीं रहता आप अपना खाना आपका कैसा था, क्योंकि आप पसंद करना शुरू कर देते हो इधर उधर का खाना हाँ, एंड स्टार्ट एंजॉयिंग हम्म, लाइक डिफरेंट थिंग्स। मुझे लगता है इंडिया में भी आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। पहले जैसे हर जगह पे एक अपनी जगह का अपना कल्चर था, पर अब आजकल लोग इतना ज्यादा इधर से उधर मूव करते हैं जॉब के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि हाँ, का एक यूनिफॉर्म सा कल्चर बन गया है। मतलब जी जी। यूनिफॉर्म भी नहीं आप कह सकते हो, बट सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है कल्चर की। तो वो उतना पहले एक प्योरिज्म था कल्चर में, अब हाँ हाँ, थोड़ा यूनिवर्सलिज्म है। जी जी, हाँ, तो थैंक यू। एंड इट्स गुड एंड बैड बोथ वेज, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है, अगर आप जैसे 100 साल पहले जाएं या 100 साल पहले की बुक पढ़ें या 100 साल पहले की कोई मूवी देखें, तो तो हमें लगता है कि वहां से यहाँ में अ, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है। हाँ हाँ, जिस तरह से लोग बात करते हैं, जिस तरह से लोग टाइम स्पेंड करते हैं, और जो लोगों की प्रायोरिटीज हैं, आई थिंक प्रायोरिटीज फिर भी शायद अभी वही है, फैमिली, बच्चे, करियर एंड ऑल ऑफ दैट। पर जिस तरह से हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं आजकल, हम जितना टाइम फोन पे स्पेंड करते हैं, आई थिंक वो लोग अपना एक दूसरे के साथ ज्यादा स्पेंड करते थे। तो इन सम वेज आई फाइंड there have been compromises which are not good. जी but uh, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे एडवांस कर रही है, इंडिया के लिए भी वही चैलेंज है और अपने अमेरिका के लिए भी वही चैलेंज है। आई हाँ, थिंक द ह्यूमैनिटी वी हैव अ सिमिलर चैलेंज, दैट how do we keep the communities together, and how do we keep the family values, because there is a sort of like a universalism and a universal wisdom that's kind of taking over, and we जी have no control over that. And it just seems like it's driven by internet, and जी, internet is such a vast thing and a vast concept
कि और सब लोग अपने अपने हिसाब से इंटरनेट की डिफरेंट डिफरेंट चीजें एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक 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 जो सही रास्ता है वो सबका अपना अलग अलग है। तो सब लोग अपने अपने रास्ते पे हैं इन अ वे। हाँ, नहीं, इंटरनेट की वजह से ये है कि पहले लोग अपना यूनिकनेस मेंटेन भी रखते थे और कुछ अपना सर्च करते थे अपने सॉल्यूशंस। अभी वो इंटरनेट ऑलरेडी ऐसा है कि वो सोचना लोग बंद कर दिए हैं, सब चीज इंटरनेट पे है। और एआई के आने के बाद तो और भी लोग दिमाग लगाना कम कर दिए। हाँ, बहुत सही बात है। अभी जैसे मैंने बुक लिखी तो आई वाज सरप्राइज टू फाइंड कि जो मुझे लगता था कि ये लोग बुक पढ़ते हैं, वो लोग एक्चुअली अब बुक पढ़नी काफी कम कर दी है। उनको लगता है कि आजकल इंस्टाग्राम पे इंटरनेट पे फटाफट से बुक का रिव्यू मिल जाता है। मतलब रादर देन रीडिंग द होल बुक, आप चैट जीपीटी पे जाए और बोलें कि इस बुक का मुझे जरा सारांश बता दीजिए, हाँ हाँ। वो लोग वो फटाफट से बता देती है। एंड जी देन read it to you so you don't have to read it either. जी। So that was a very surprising sort of like a realization for me this year that अब लोग किताबें उतनी नहीं पढ़ते जितनी पहले पढ़ते थे। अब हाँ, लोगों के पास टाइम होता है तो वो फटाफट से अपना फोन निकालते हैं और उस पे अपने स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो आपके हिसाब से ये मतलब कैसा है? जैसे इंटरनेट है तो ऐसे भी हो सकता है ना कि नहीं, ये बेनिफिशियल है, वी कैन सेव टाइम, हम जल्दी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट रीडिंग क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? क्यों लोगों को पढ़ना चाहिए? आई थिंक इंटरनेट का फायदा है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इंटरनेट का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। The only problem with internet is कि it compromises on our imagination and जैसे अब जब आप किताब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 100 तरह की इमेजेस बनती हैं। हम्म। सर मतलब कि सिचुएशन के लिए, जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए, कैरेक्टर कैसा है उसके लिए, और सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं, या फिर जो हम्म। एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, उसके हिसाब से आपका दिमाग 100 तरह से डिफरेंटली सोचता है कि जी ऐसा ऐसा हो सकता है। इंटरनेट पे ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। वो इमेजेस आपके सामने ऑलरेडी हैं, कंक्लूजन भी ऑलरेडी है, और आपके पास आप 2 सेकंड में वो सारा कुछ कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। हाँ हाँ। तो वो 2 सेकंड होते होते 5 मिनट में बदल जाते हैं, 5 मिनट वो 10 मिनट में हो जाते हैं, 10 मिनट वो 15 मिनट में हो जाते हैं, अगर बार वो घंटों में भी चले जाते हैं। हाँ हाँ। तो अल्टीमेटली आपका जो दिमाग है वो अम, अपना अपना सोचने की बजाय जो वो 2 घंटे में जो अब्जॉर्ब करता है, वो एक कॉन्सेप्ट है हिडन ब्रेन का, जैसे शंकर वेदांतम, इट बेसिकली अलाइंस विद जो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी चल रहा है। तो लोगों का दिमाग एक्सपैंड नहीं कर रहा है नए कॉन्सेप्ट्स के लिए, ये हम्म। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ अलाइन कर रहा है जो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में है। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ना चाहें, अगर आप अपने आप को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज ना दें, या फिर आप अपना दिमाग एक्सपेंड करने की ना कोशिश करें, तो आप देयर इज अ बिग रिस्क कि आप एक बबल में रह सकते हैं। एंड आई हम्म। थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अ लॉट, दैट पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, एंड स्पेशली आई फाइंड कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विचार के लोगों से बात करें, पर उन लोगों से भी बात करें जो आपके विचार से बिल्कुल ऑपोजिट है, जी। ताकि आप थोड़ा उनका अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और थोड़ा अपना समझाने की कोशिश करें, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली सबको साथ रहना है। जी और हम लोग इस दुनिया में आए हैं कुछ, मतलब कुछ ख्याल लेके, कुछ पर्सनालिटीज लेके, कुछ, तो हमारा द होल कॉन्सेप्ट इज कि हम सीखें नया, लोग हम्म। सीखें, बाकी लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताकि हम जब यहाँ से इस दुनिया से जाएं तो we go back with like much richer personality and much richer experience. जी। जी और आजकल हम सिर्फ इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गए हैं, या फिर अपनी वो जो छोटी मोटी वेकेशंस लेते हैं उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हाँ।
तो आई फील लाइक कि जो जो एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन था पहले, वो थोड़ा कम हो गया। कम हो गया है, लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और तो इस तरह से आपका जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है कि आप एटलीस्ट लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्सेस कि चलो इस पर्सन को गूगल करो एंड फिगर आउट कि क्या, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस पर्सन। सो नहीं, लास्ट वाले का फीडबैक, लास्ट में जिनका मैं किया था, तो उनका ऑलमोस्ट 51 मिनट था। तो उनको लोगों ने सुना, और जैसे कि मीडिया में बहुत सारा चीज ऑलरेडी सेटल्ड है, जो पर्सनालिटीज हैं, नहीं कि जो लोग मीडिया में हैं केवल वही अच्छे हैं, और भी पर्सनालिटीज हैं जो मीडिया से बाहर हैं, बट उनकी जो थिंकिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। और आई थिंक हम मुझे ये लगता है कि आप किसी से भी वन ऑन वन बात करो, हाँ, ultimately you're always surprised how rich that person's personality is. एंड वो आपको कभी भी उसके फेसबुक अकाउंट पे नहीं पता चलेगा, उसके इंस्टा अकाउंट में नहीं पता चलेगा। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके साथ 10 मिनट बैठ के बात करोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। हाँ, हाँ जी। और मुझे ये भी लगता है कि एक जो वो ऑलमोस्ट स्टेज बन गया है सबके लिए, जिसमें आपको लगता है आपको अपने आप को किसी तरह से प्रोजेक्ट करना है, जी जी। वो भी उतना हेल्थी नहीं है, क्योंकि देयर आर लाइक 7-8 billion people on this planet. We have only what 75 to 100 years if we are lucky. And once we are gone, 10-20 साल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम लोग यहाँ थे, हम लोगों ने ये कपड़े पहने, हम लोग यहाँ घूमने गए, हम लोग वहां घूमने गए। तो तो वो जो रिकॉर्ड कीपिंग का जो सिस्टम बन गया हुआ है आजकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स 50-100 years that's gonna be just digital trash. हाँ हाँ। तो ऐसा है। बाकी बाकी मुझे ये भी लगता है कि एज अ ह्यूमैनिटी इन जनरल वी बिकम वेरी सेल्फिश. I feel like the world is just very heavily influenced by consumerism. हाँ हाँ। और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी it's just based on consumerism. We've actually forgotten कि our one and only job on this planet was to take care of this planet. जी। And I feel like कि जो जिन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए, हाँ वो बात हो ही नहीं रही है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ो तो अर्थ की पॉपुलेशन होनी चाहिए अबाउट 4 billion, because the land can only take care of this many people. We are almost double and we are going to go be beyond that. Or there is a statistical disconnect, and nobody is talking about that. We are not even addressing it. जो developed countries हैं, they're going more towards more consumerism. जिस हमारे borders हैं वो और tight होते जा रहे हैं। जो countries जो poor हैं या underprivileged हैं, there's not a good system to nourish those or enrich those from the richer places. Same thing with the corporations. They're making so much money, and but there is not a way to do like a worldly good, so the planet can remain sustainable over a period of time. That thing kind of worries me कि हमारा जो overall narrative है, it's more about politics or how much money the companies are making and how the economy is going, but nobody is actually talking about how to keep this place livable for the next 100, 200 or 1,000 years. जी। और जब ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गया जब आप लोग इंडिया छोड़े, 97, तो 25 साल, तो उस समय इंडिया कैसा था? जैसे व्हाट वाज द पिक्चर ऑफ इंडिया, कंडीशन, पॉलिटिक्स? I think India looked like a very stable place. मुझे लगता है कि उस टाइम जैसे हम लोग
हम लोगों का एज अ कंट्री कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। अच्छा। मुझे ये लगता है कि वी वर स्टिल लुकिंग एट यूनाइटेड स्टेट्स, like all the European countries, we always thought that they were better than us somehow. हम्म। और जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी या अच्छा म्यूजिक या जो भी था, हालांकि म्यूजिक हमारा हमेशा से बहुत अच्छा था, बट वी ऑलवेज काइंड ऑफ looked up to these other countries. हम्म। Or things were not as flashy, things were much more earthy, I would say. Like, uh, yes, there was like wealth, but it was not on your face as much as it is right now. ओके। And opportunities थी, but hidden थी. जी। Matlab, India was on the verge of bursting into this new era of development. They were talking about it, like Rajiv Gandhi, जैसे जब prime minister थे, so he was talking about like getting into this era of wealth and self sustenance and financially being more stable and having like more opportunities. And I think Narasimha Rao kind of continued with that message, and I think he was pretty successful also. जी। And then I think BJP was just emerging, हम्म। and they were talking about all these ideas for 10, 15 years, but they probably didn't have enough of a leader that would come over and just kind of implement those ideas. But they had all these ideas even in that period. हम्म। And then the other thing that I kind of liked about India at that time, because when I grew up, Indira Gandhi was the prime minister. ओके। And जैसे अमेरिका में रह के मुझे लगता है कि अभी भी जैसे एक वुमेन प्रेसिडेंट इमेजिन करना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है. But अच्छा। grew up with like a woman leader when हम्म। we were little. तो हम लोगों के लिए वो कभी चैलेंज नहीं था कि women cannot be on the leadership role, हम्म। as we had that like immense leader that was highly respected everywhere, and she had a presence. तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों के जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत अच्छे हम लोगों के लिए peers थे, like in terms of leadership, women and all of that. तो हम लोगों को कभी limitation नहीं लगी कि we were women, तो हम लोग ये limit नहीं कर सकते, like हम लोगों के लिए कोई limitations नहीं थी. तो we grew up with like a lot of positive role models. जी। तो जब मैंने इंडिया छोड़ा तो आई थिंक उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी फैमिली में पहली आर्किटेक्ट थी, फ्रॉम माय फादर साइड, फ्रॉम माय मदर साइड, एंड वी डिडंट हैव वेरी मेनी आर्किटेक्ट फ्रेंड्स ईदर. तो मुझे हम्म। लगता था कि आर्किटेक्चर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ना थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि बाकी लोग किस तरह से बिल्डिंग्स बना रहे हैं, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड मेकिंग दोज बिल्डिंग्स. हम्म। So when I came to Canada, like my mind was completely blown away because उन लोगों की टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी हम्म। कि जब मैंने वो हमारे यहाँ बिल्डिंग सेक्शंस या प्लान्स एंड एलिवेशंस वगैरह होते हैं, तो प्लान्स एंड एलिवेशंस तक ठीक है, पर जब आप वो बिल्डिंग सेक्शंस और टेक्नोलॉजी वाली साइड पे जाते हो तो मुझे एकदम समझ ही नहीं आता था कि ये इतनी लेयर्स क्यों हैं अच्छा। एक वॉल के पीछे. हम्म। तो वो मुझे धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि ये लोग एयर भी मैनेज करते हैं, ये लोग पानी भी मैनेज करते हैं, and everything has to be foolproof, everything has to be, अगर एक चीज फेल हो जाए तो ये दूसरी चीज has to be there to take care of the first failure. So there were like second and third lines of defense in the construction of the building envelope technology. So to me, that was mind blowing that they were so careful about how they built their buildings. And obviously, Canada was such a cold place that if you didn't build it that way, that the buildings would not be livable. So from that standpoint, I felt like कि मुझे कनाडा आके एक ऐसी एजुकेशन मिली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जो शायद मुझे इंडिया रह के नहीं मिल पाती. एंड ऑब्वियसली इंडिया जब बाद में जब मैं निकल चुकी थी उसके बाद जब जो नई बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई, obviously that
technology got transferred, that the concept of insulation, water barriers and air barriers started coming in. And I don't know, like अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि सब लोगों ने घर एयर कंडीशन करने शुरू कर दिए हैं, बिल्डिंग सारी एयर कंडीशनड है, पर जो बिल्डिंग एनवेलप टेक्नोलॉजी है, आई एम लिटिल लाइक नॉट 100% श्योर कि यहाँ पे जिस तरह से यू टेक केयर ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कंडेंसेशन और like how you maintain the inside, like how you keep the outside and inside, if all of that is all of that care is taken all of that is done in Indian construction technology, especially when it comes to building in like smaller places, क्योंकि इंडिया में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है सब जगह, जिसके पास अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो भी आप कुछ बना लोगे, अगर आपके पास 1 करोड़ है तो भी आप कुछ बनाओगे, अगर आप के पास 1 अरब है तो भी आप कुछ बनाओगे, which is very similar to what they do here. पर यहाँ पे जो लोकल कोड्स हैं वो इतने स्ट्रांग है कि आप हर कुछ नहीं बना सकते. The city would kind of watch over कि जो आप बना रहे हो उसमें it's relatively water efficient, it's relatively energy efficient, and it's relatively it's going to last a little bit longer. अब मैं जैसे हिमाचल में कई बार देखती हूँ, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो वहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब बारिशें होती हैं तो घर बहने शुरू हो जाते हैं. तो मुझे ये लगता है कि it's high time that we should watch what we are building. जी जी. Build less, but it has to be good quality. It has to be sustainable, because the result could be disastrous. And I see the same problem with the roads also, क्योंकि इंडिया में इतना infrastructure बन रहा है इस वक्त पे कि and the focus is on the speed. The focus sometimes is not doing it the right way, but it's to meet the deadlines. तो मुझे ये लगता है कि जब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हो, yes, the deadlines are important, but it's also very important to do it the right way. And to do it the right way, you really have to understand how you're going to impact the context or the planet in the long run. Because if you don't, then sooner or later it's going to catch up to us. तो आपका मेन पर्पस था यहाँ पे आर्किटेक्ट जो आपका स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना. हाँ, जब मैं शुरू में आई थी तो थोड़ी जैसे होता है कि वो मेंटालिटी होती है कि you want to learn more, you want to understand more, and you want to see how like somebody else is doing the same thing that you're doing it over there. तो जो शुरुआती सफर था कनाडा में फिर यूएस में कैसा रहा? Was it easy आपके लिए? रेड कारपेट थी या फिर कुछ स्ट्रगल्स थे? I would not call it easy. I would call it interesting. क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी समझना बहुत मुश्किल था. It's very hard कि आपका जो सुपरवाइजर है, he's expecting some work from you, और आपको पहले समझने में टाइम लग रहा है, फिर उसको ठीक से करने में टाइम लग रहा है, and so there is a learning curve. So for me, I think that learning curve lasted for about I want to say 3 to 5 years. और वो काफी लंबा टाइम होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो और आपको समझना पड़ता है and all of that, but it's a rewarding process क्योंकि ultimately you do get good at things that you do. और हमारे आर्किटेक्चर में दूसरा चीज होती है कि हम लोगों के लाइसेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट. तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है कि पहले आपको अपनी एजुकेशन प्रूव करवानी पड़ती है कि that was that's equivalent to the education year. तो उसके लिए एक प्रोसेस है, तो उसमें टाइम लगता है. फिर उसके बाद आपको 3000 घंटे करने पड़ते हैं किसी के अंडर, तो उसमें लगता है. फिर उसके बाद आपको एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम लगता है. तो that's why I say it took about 3 to 5 years to get all of that done.
फिर उसके बाद भी आई थिंक फिर उसके बाद हम लोग यहाँ अमेरिका मूव हो गए एंड ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड लाइक द साउथ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट culturally, the two are very very different. And so हमारे आर्किटेक्चर में मेन चीज़ है कि आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, एंड देन द सेकंड पार्ट इज कि आपको culturally you should be well integrated with the people who you're building for. You have to understand the people before you can design their buildings. And some very different people have different takes on it, but मेरी take ये थी कि um, if you're not comfortable talking to them, you will never be able to understand what their requirements are. तो मुझे वो क्या कहते हैं बात समझते समझते काफी टाइम लगा कि you have to become friends with your clients. You have to become, you have to be easy to talk to so they can trust you with their money for the building that you're about to design for them. तो आई थिंक वो कल्चरल इंटीग्रेशन में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 5-10 साल लगे मुझे. And obviously, I was working at the same time, but it was struggleful just because I didn't know this fourth dimension of human interaction. Ki this is so important. नहीं, ऐसे भी देखें तो इंडिया में अगर हम रह रहे हैं मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में या कहीं भी रह रहे हैं बनारस में, तो जो क्राउड है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म रहता है एटलीस्ट उस प्लेस के लिए. बट आप कनाडा देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, तो ये सब इमिग्रेंट कंट्रीज हैं. यहाँ पे आपको इटली के लोग मिल जाएंगे तो बगल में इंडिया के लोग मिल जाएंगे, तो उनका टोटल एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रहेगा. हाँ जी. दैट इज क्वाइट गुड दैट आपने अडॉप्ट किया उसको. हाँ, और जैसे मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि मैं आई ग्रो अप इन अ स्मॉल प्लेस. मतलब मैं हिमाचल में बहुत ही छोटी जगह से थी. तो अभी भी जैसे मैं यहाँ पे डालस में भी मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ और मैं यहाँ पे छोटी जगहों में भी प्रोजेक्ट्स करती हूँ. तो अभी भी मुझे ना छोटी जगहों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है. अच्छा. तो अभी भी जैसे मैं यहाँ आसपास के जो छोटे छोटे गांव, तो नहीं यहाँ पे, खैर गांव तो कुछ भी नहीं है, पर जो छोटी जगहों पे मैं जब जाती हूँ तो आई फाइंड द पीपल अ लॉट मोर फ्रेंडली, मच मोर हॉस्पिटेबल और much more welcoming, I would say. तो मुझे ये लगता है कि जब मैं छोटी जगहों पे जाती हूँ तो I experience the culture like from Americans, from people that are living here for a long time. They have certain curiosity about me. हमारे प्रोजेक्ट्स कम से कम 2 साल चलते हैं. तो 2 साल में we start from not knowing each other to becoming friends with each other. So I think वो वाला part I've really enjoyed, that I've gone to places that where I was the first Indian and kind of like first woman also in some ways. So it has been like I said, a very rewarding process. और मुझे ये लगता है कि ultimately लोग सब जगह एक जैसे होते हैं. जी. They want to be nice to you, they want to be friends with you, they want to understand you. So you have to open yourself up. And तो opening yourself up का मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपको कोई चीज bother कर रही है, तो you have to be honest about it. Once people start knowing you, they become comfortable with you, and then they will tell you their secrets also. Not secrets, but it just becomes an easy communication once you are easy to talk to. इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ. लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है. Being vulnerable gives more confidence and easy to go with other people. अगर हम हमेशा दिखाएं कि नहीं, we don't have any issue with us, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो vulnerability अगर हम बताते हैं कि नहीं मेरे साथ ये समस्या है, तो that's how society relate with each other. क्योंकि आप किसी को भी देख लो,
किसी भी इंसान को, आप किसी को भी पकड़ के देख लो, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ तो क्या जरूरत है अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की? जी। We have to get better at showing our humanity to other people. In that way we can connect more. Especially ये जो multicultural society बन गई है यहाँ पे इंडिया में या कहीं पे भी, तो I think it's very important that people relate to each other. हम्म, Some तो जब मैंने अपनी वो बुक लिखी थी उसका भी यही रीजन था कि I wanted to find like a common ground. Doesn't matter whether you're American, Indian, Italian, हम्म, European, or Chinese, or whoever, wherever you're coming from, there is a certain thing, there are certain emotions we all experience, and those emotions are what change us, and ultimately they become our common ground in terms of understanding each other. हम्म, तो मेरे लिए लाइक ये चीज डिस्कवर करना बहुत जरूरी था कि मेरी टीम में कोई भी आ रहा है या मैं किसी की टीम में जा रही हूँ, तो हाउ डू आई रिलेट टू दैट पर्सन? जी। तो तो इस पीरियड में, स्ट्रगल पीरियड में, तो क्या इंस्पिरेशन था आपका दैट केप्ट यू गोइंग? तो आई थिंक मेरे को ये लगता है कि जैसे तुम्हारी ना अपने उसमें एक इमेज होती है कि आपको ना एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। हम्म, जब आप जर्नी में होते हो तो आपको पता है कि वो अभी जर्नी है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। हम्म, तो आपको कई बार ये भी नहीं पता होता है कि वो डेस्टिनेशन क्या है या वो माइलस्टोन क्या है। हम्म, पर जब आप वो जर्नी में होते हो तो आपको पता होता है कि आप अभी वहां नहीं पहुंचे हो। तो समटाइम्स क्या होता है कि जर्नी इज वेरी हार्ड, एंड कई कई बार आपका मन करता है कि क्या जरूरत है, चुपचाप घर पे बैठो या कुछ और करो। कभी कभी आपका बहुत मन करता है कि यहाँ से निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है इतना सफर करने की। पर उसके बाद आपका अपना जो डिसिप्लिन होता है वो काउंट करता है हम्म, कि आपके यू गिव योरसेल्फ अ सर्टेन प्लेस कि हम्म, तुम वहां पे पहुंचना है। जी। और जब तक वो तुम नहीं पहुंचोगे तो यू शुड नॉट रेस्ट। हम्म, आई थिंक मेरे केस में यही था कि मुझे पता था क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, काफी चैलेंजेस थे काम करते हुए। कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी मतलब बहुत चीजें होती थी जो कि बहुत मुश्किल थी। पर मुझे यही था कि आई एम इन द जर्नी राइट नाउ, आई एम नॉट देयर एट द डेस्टिनेशन। So in some ways I'm still looking for the destination. So हम्म, like एक बार आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, तो मुझे लगता है वो आप इट बिकम्स अ बोरिंग प्लेस। तो ऑलवेज हम जर्नी में ही रहना पसंद करते हैं, नहीं? जर्नी में आई थिंक जरूरी है क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है देखा जाए तो अगर आप एक पड़ाव पे पहुंच जाओ और वहीं पे रहना शुरू कर दो, तो या इट्स फन फॉर फ्यू डेज। पर आई थिंक हम लोगों को शायद और कुछ अपनी अपनी फितरत होती है सबकी, हाँ। जैसे कुछ एक बर्ड्स होते हैं वो एक ही घोंसला बना के एक जगह पे पूरी उम्र आराम से रह सकते हैं, कुछ एक होते हैं उनको पेड़ बदलना होता है। हम्म, तो बात पेड़ बदलने की भी नहीं है। आई थिंक तुम उसी जगह पे रह के यू जस्ट हैव टू कीप फाइंडिंग कि um, क्या करना चाहिए। इज इट रियली द डेस्टिनेशन और द जर्नी? एंड द जर्नी इन माय ओपिनियन इज ऑलवेज मोर एंजॉयबल, हम्म, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। जी। बाकी डेस्टिनेशन का अपना चार्म है, पर आई थिंक वही बात है, लाइक आई थिंक एक जी, मुझे लगता है जो आपने कहा, तो जो हर मंजिल है वह अगली मंजिल के लिए एक पड़ाव है। तो जैसे हम हाँ, कहीं पहुंच गए तो ओके ठीक है, ये माइलस्टोन हो गया, हमारी जर्नी और आगे भी कुछ है। हाँ। एक पर्सपेक्टिव ये है, दूसरा पर्सपेक्टिव साधु संतों वाला है कि माया। नहीं, ये मन- माया के लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप पैसे के लिए कर रहे हो या अपनी पोजीशन के लिए कर रहे हो।
क्योंकि क्या होता है कि आपके अंदर ना जो जिसको सोल कहते हैं, उसके ना बहुत डिफरेंट एम्बिशंस होते हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द वेज टू लिव लाइफ इज टू काइंड ऑफ कीप लिसनिंग टू आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुनते रहो, क्योंकि अगर आप नहीं सुनते हो तो आप कुछ ऐसा बन जाओगे जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। तो मेरे लिए ये लाइक जो क्या कहते हैं रास्ता है, वो पैसे या पोजीशन के लिए नहीं है। इट्स मोर अबाउट व्हाट माय सोल इज ट्राइंग टू टेल मी नाउ। एंड समटाइम्स इट जस्ट आस्क फॉर वेरी सिंपल थिंग कि आज जंगल में वॉक करके आओ, ठीक है। और कई बार होता है कि बड़े दिनों से इस दोस्त से नहीं मिले, मिल के आओ, है ना। तो इट्स मोर अबाउट दैट कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो, किस चीज के लिए एफर्ट कर रहे हो। और मतलब एक स्टेज पे जब आप पहुंच जाते हो तो ये एफर्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। जब आपके बच्चे वगैरह छोटे होते हैं तो ये एफर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जी, एक क्वेश्चन मुझे ये कि आप वर्किंग मॉम हैं, तो कैसे, कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है वर्किंग मॉम को जॉब मेंटेन करना और फैमिली मेंटेन करना? आई थिंक जब मैं यंग थी, मतलब अगर आप मुझसे 10 साल पहले पूछते ये सवाल तो बहुत मुश्किल था। जी जी हाँ, तभी का मैं पूछ रहा हूँ उस समय। हाँ, तो वो बहुत मुश्किल था। और अब अगर जैसे मैं पुराने टाइम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जॉब पे अपने बच्चे मिस करती थी, और जब मैं घर आती थी तो मुझे लगता था कि जॉब पे मैंने ये नहीं किया। मतलब दोनों जगह पे मुझे लगता था कि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना है। तो दोनों जगह पे एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और जब आप डिससेटिस्फैक्शन के साथ रह रहे होते हो तो आप खुश भी नहीं होते हो। मैं खुश नहीं थी उस टाइम पे, ये अच्छी तरह से याद है। ना मैं खुश थी, और मुझे लग रहा था कि पर उस टाइम ये होता है कि आपके पास रास्ता नहीं होता आगे जाने का, क्योंकि ना आप बच्चों को छोड़ सकते हो, ना आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो। और वो ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल रीजन नहीं है कि आप फाइनेंशियली यू कैंट मैनेज, क्योंकि आपकी ना एक फितरत बन जाती है कि आपके लिए काम करना भी जरूरी होता है और बच्चों को संभालना भी जरूरी होता है। तो आप दोनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते। तो वो एक जो वो मुझे लगता है कि वो जो टॉर्चर है बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सोना तप के ही कुंदन बनता है। जी जी मुझे ये लगता है कि उस आग से तुम्हें निकलना पड़ता है। जी, क्या एडवाइस देंगे आप? ये काफी हेल्पफुल रहेगा, जैसे बहुत सारे वर्किंग मॉम, ये उनके मन में भी ये चर्निंग होती होगी ना कि क्या मैं ये छोड़ दूं। मैंने देखा बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं फैमिली सपोर्ट करने के लिए, तो कैसे बैलेंस बनाएं, मतलब क्या एडवाइस रहेगा? आप आई थिंक काफी सक्सेसफुल रही हैं वो बैलेंस बनाने में। नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं रही हूँ, आई वुड नॉट से, क्योंकि देयर इज नॉट अ सक्सेसफुल वे ऑफ डूइंग इट। ओके। Ultimately you will be a failure in one place or the other, and you just have to accept yourself as is ki you will not be a good parent sometimes, you will not be a good employee on other times, and that's just the way it is, and you just have to be kind to yourself to accept that कि क्या होगा। और पर the thing is कि अब जैसे मैं हायर पोजीशन पे हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी है, और अब आई कैन कंट्रोल थिंग्स बेटर। तो मैं अब जैसे जो मेरी टीम में जो यंग पेरेंट्स होते हैं ऑल ऑफ दैट, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर देम। वो काम नहीं पूरा करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे लगता है कि आई कैन जस्टिफाई इट। तो मुझे लगता है कि
all managers should have some humanity, no matter what position they are, whether they're men or women. But if you have somebody who is a young parent in your team, आपको आपका ये फर्ज बनता है कि you're more accommodating to that person, क्योंकि ultimately we all have to be respectful of the people who are having children in a world that is not having children anymore. So मुझे ये लगता है कि for humanity, that is the least thing we can do. That be respectful to the young parents. Nice. और जब आपने इतने स्ट्रगल देखे यहाँ पे यूएस में, कनाडा में आने के लिए, जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो क्या लगता है आपको कि जो आपका स्ट्रगल था, इट वाज वर्थ पेन वर्थ टेकिंग दैट पेन? सो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं या फिर आपको कुछ रिग्रेट्स है लिविंग इंडिया, कमिंग टू आउटसाइड कंट्री? देखिए, I believe in University of Pain, that you have to have some pain in life, because no pain, no gain is a very true thing. And it's not that I've gained, and it's not that people who gain have to have the pain, but I have a very healthy respect for pain. तो मैं वो इंडिया में रह के भी ये स्ट्रगल कर सकती थी, और मेरे फ्रेंड्स जो इंडिया में रहे उन लोगों ने भी वो स्ट्रगल किया. मतलब लाइफ इज नॉट विदाउट स्ट्रगल, एंड यू आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू ग्रो. अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता कंफर्टेबल है और दूसरा रास्ता अनकंफर्टेबल है, अगर आप हर बार कंफर्टेबल वाला रास्ता लो, आई थिंक ultimately you'll get sick of it. और कहीं नहीं जाएंगे. Sickness है, that becomes your pain. तो मुझे ये लगता है कि जब भी लाइफ में दो रास्ते नजर आ रहे हो, try to take the harder one, because you will learn more. Thank you. और success is not guaranteed. And even when you gain success, it is for a very limited time. So it's not necessarily for success you're working, it's more for learning that you're working. So anyways. जी, थैंक यू. और अब जैसे कंट्री की बात करेंगे तो भारत और अमेरिका, ये दोनों ईस्ट और वेस्ट के सिंबॉलिक कंट्रीज हैं. जैसे कि इंडिया को देखा जाता है तो कल्चर इस तरह से, और यूएस को देखा जाता है तो सक्सेस, मटेरियलिज्म. तो एज ए कंट्री ये आपको क्या इंस्पिरेशन देते हैं, दोनों कंट्रीज? आई थिंक मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि मुझे ये लगता है कि आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर मटेरियलिज्म आल्सो, and have a respect for spirituality also. तो मुझे लगता है कि materialism without spirituality is very hollow, and spirituality without materialism can exist, but it is the way of the monks. तो मुझे लगता है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं होती कि सब छोड़ के monks बन जाएं. But I think we can pursue materialism with a very monk kind of a mentality, that we just have to know that all of it is very disposable and it's going to go away from us at some point. And you can enjoy it for as long as you can. But ultimately मुझे ये लगता है कि the materialism has to feed into some sort of like a responsibility that which is towards the planet. तो मुझे अमेरिका में रह के थोड़ी सी कभी-कभी ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा है.
जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं। हम लोग जितनी बार पार्टीज करते हैं हमेशा स्टायरोफोम की प्लेट्स यूज कर रहे हैं, फिर वो इतना बड़ा 3 बैग्स ट्रैश के हो जाते हैं और वो सब हमें बाहर रख देते हैं। उसके बाद वो लैंडफिल में जाए, 300 साल और वहां पे रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके बाद it's not creating some sort of like a problem to somebody else. Don't make somebody else's problem. Consumerism is great, but there has to be a responsibility associated with that. And I think that comes from India because मैं जहाँ हिमाचल में थी तो वहाँ पे बहुत सारी monasteries थी और हम लोग काफी रिमोट एरिया में थे, तो we lived in very little like with very little resources. It's not that we were poor, but it's just that कि हम लोग इतनी दूर थे like civilization से कि वहाँ पे like सब्जियां लाना मुश्किल होता था, दालें लाना मुश्किल होता था, और वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो उतने में ही रहते थे, जितना कर वो लोग उगा सकते थे उतना ही खाते थे, उतना कर ही उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ था। तो वहाँ पे और वेस्ट का कोई वो नहीं था क्योंकि कुछ वेस्ट होता ही नहीं था, एवरीथिंग यूज्ड टू गेट यूज्ड। और वहाँ पे बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज थी, वो भी मतलब बहुत मिनिमल कॉन्सेप्ट्स पे हजारों सालों से चली आ रही थी। तो मुझे लगता है कि दैट इज द वे टू लिव इन वेज। तो और वो अभी भी मुझे लगता है कि in me that is still kind of living somewhere. So sometimes I find that in conflict with sort of like over consumerism in America. राइट। तो इंडिया और अमेरिका की टॉप 2 चीजें बताइए, जैसे कि अगर देखा जाए अच्छी चीज के लिए चूज करना है तो भारत में ऐसा 2 चीज क्या है जो बेस्ट है, अमेरिका में ऐसा 2 चीज क्या है जो पॉजिटिव चीजें हैं? इंडिया में क्या कहते हैं, आई नो बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन हो गई है, बहुत कुछ हो गया है, पर मुझे लगता है एक वो जो एनर्जी है इंडिया की, लाइक हैविंग सो मेनी पीपल अराउंड हु आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग सो हार्ड। अगर आप बाजार में निकल जाओ, 10 लोग आपके पास आ जाते हैं जो आपके कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इन इंडिया एवरीबडी इज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड, and I have a lot of respect for that energy that people don't give up easily, चाहे circumstances कितने भी खराब क्यों ना हो। और दूसरी चीज मुझे इंडिया की ये बहुत अच्छी लगती है कि कभी भी आप अकेले नहीं होते। अगर आप निकलो तो आप टैक्सी वाले से बात कर रहे हो, अगर आप निकलो तो दुकानदार से बात कर रहे हो, फिर आपके घर में लोग आते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तो देयर इज ऑलवेज दैट ह्यूमन कनेक्शन। आई नो आपने दो चीजों के लिए बोला था, बट तीसरी चीज और बता सकते जस्ट तीसरी चीज मुझे इंडिया की बहुत अच्छी लगती है कि सब चीजें लाइक यू फाइंड लाइक अ लॉट ऑफ एंशियंट, लाइक बहुत ही पुराना टेम्पल होगा, उसके साथ में नई डेवलपमेंट होगी, तो ऐसा कुछ लाइन नहीं है कि ये नया ये पुराना और ये सारा कुछ बिल्कुल नया है। अब खैर होना शुरू हो गया जो नई नई सिटीज बनी हुई हैं, पर अगर आप जैसे पुरानी जगह जाओ, जैसे वाराणसी जाओ, तो वहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जो कितनी पुरानी है और वो वैसी की वैसी ही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि जो चीजें पुरानी हैं उनको पुरानी की तरह रहने दो, बिकॉज when you're walking, like in my case, I was born in 1974, I'll live for whatever many years. So when I'm walking, for me it's very important to see those 2000 3000 years of history. तो मुझे लगता है कि वो रहना चाहिए, जो पुरानी चीजें उनको पुरानी की तरह रखो, जो नई बन रही है उनको नई की तरह रखो, ताकि there is a good sense of like a time lapse as you walk to that country. अमेरिका में मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगती है कि इन लोगों ने सबसे पहले जो अपने वो जो नेशनल पार्क्स बना दिए थे, कि there were some areas जो कि बहुत सुंदर थे, मतलब they're out of this world, and like they had the wisdom to decide कि इन areas को हम touch नहीं करेंगे और इन areas को हम ऐसे ही preserve करेंगे। तो I think I have a lot of respect for that. I think to this day
Like whenever I go there, I kind of feel, the planet itself, like how it was, millions of years ago, and then how it has been passed down to us, and it has been preserved at least in those areas. So I'm very, very thankful to like America for that. Mhm. The second thing, I think, like as I was talking about the energy of the people, I think like when you meet the people here, also they're also very enthusiastic and Yes. very energetic about the things that they do. जी. And like some people have, and they're very connected to like the earth in a way that Mhm. love to spend time on the lakes, and doing fishing or doing these things that are very Backyard, ancient, backyard, front yard. that are very ancient, but they're still continuing that tradition. Mhm. So they're connected to, uh, you know they're connected to the roots. So I Mhm. think that part is very important. So I think like being an immigrant now, how we've been disconnected with our roots, and we are still establishing what our roots are, and sometimes we think it's like celebrating our festivals and our culture, those kinds of things, and those are all great. um, but I think we have to find ways to uh, kind of establish our roots, Mhm. stay connected to them, whatever that means. Mhm. अमेरिका का आपको एक और बताना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का 3 बताया तो अमेरिका बुरा मान जाएगा। um, कुछ और बताइए। I think मुझे like ना, America people, like especially like in the smaller places, people have a certain like innocence, Mhm. like a curiosity and innocence. जी। And sometimes that gets like that gets a bad name. But I feel like if you actually spend time with the people, they're genuinely curious about you. They're they generally don't know much about India. So if they say something that just seems like, oh my god, he doesn't even know about this. But I think we do that too. Like if you ask me about America, I would say something really stupid that I don't know. So I think we just have to grant each other some sort of like empathy, that let's be okay with not knowing, Mhm. and Benefit of doubt should be uh, given. just keep the lines of communication open. Let's not shut ourselves down. Mhm. And people in general are just genuinely nice. Mhm. Because इंडिया में क्या होता है कि इतना सारा कंपटीशन है कि sometimes you become cutthroat. In Mhm. America, people are not like that. जी। Generally speaking, I जी। mean, corporations, yes, they are like that. But if you meet the people that are from here and not part of the corporations, they're actually not cutthroat, and you can really enjoy that about them. Mhm. So, नाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री डेमोक्रेसी। mhm. तो आई एम नॉट श्योर अभी आप कौन स्टेज पे हैं यहाँ पे राइट्स, बट जस्ट आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है और अमेरिकन डेमोक्रेसी कैसी है, तो कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है? I think इंडिया में ना, इंडिया की एक चीज अच्छी है, because we have like a multi-party system. हम्म। तो अगर आप मुझसे ये सवाल पिछले साल पूछते, तो I would have said कि I've lost faith in democracy. And if AI does come over, the one thing that they should do is to take over the political system and appoint something who is actually qualified from AI standpoint to run a country. That was true for America and India both. But abhi India mein jo elections hue, somehow like my faith in democracy was kind of restored. And I know that Narendra Modi has done like an amazing work in India. But I felt that in the last few years, his message got like a little bit derailed by overemphasis on, like Hinduism or one party system and all of that. But I think when the elections happened, somehow things got balanced a little bit. He got the message, he can still do great work, but he needs to kind of tone down his thing. And I think
the elections the results were able to give that message to him, which I thought was amazing, and I not anticipated that at all. जी अमेरिका में क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है और पता नहीं क्यों somehow like the young people have lost interest in like politics, and we've become so opinionated, either you're this side or that side. There is sort of like a no gray area in between. So somehow we've kind of ended up in a place which is not good. हम्म And honestly, like, I have no ideas how to fix it, like, but I feel like people that really care about the politics and the system, the better people need to come to the arena and give some better concepts. And I feel like, you know, we are at a point where we need like strong leadership, हम्म because our message has gone haywire in America. I feel like, you know, this whole concept on which the country was built, which was consumerism, taking care of the people, and growth. It's kind of landed us in a place where there's a lot of debt, and the growth that's happening, it's not very planet friendly. हम्म I feel like if we went back to what the right thing is, and if there were some leaders who promoted that right thing, then we have a better chance. Obviously, it's not going to be a fun journey, it's going to be a painful journey. But I just feel like we need like a better leader here who can kind of redirect how the next 50 years of America should look like. जी जी थैंक यू So फिर आपका आइडिया क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया को अगर इम्प्रूव करना है, जो कि टारगेट है अभी की गवर्नमेंट का कि आई थिंक 2045 इंडिया और 47 इंडिया शुड बी डेवलप्ड कंट्री, तो वो जो विजन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इंडिया को? I think the lot of the growth that has happened in India has been very focused in the urban areas. मुझे ये लगता है कि India has always been lived in the rural areas, and there is a lot of potential in developing rural areas in the right way. So all these people from villages who are like the preservers of our culture and our history and our way of living don't have to migrate to these urban places. So I feel like, you know, the farmers be given priority. Food sector has to improve, because what has happened in India in the food sector with all the, you know, influx of all these foreign concepts of eating, I think our food palette or our food plate is looking worse. So I feel like the next 50 years or 40 years, they should focus the growth of rural areas in a way that is aligned with, you know, the preservation of water resources, energy resources, and obviously, you know, the flora and the fauna. Like urban areas, I feel like we've already messed up. Yeah. Our waterways, we've kind of destroyed our waterways. Most of our cities are flooding. In like when it gets hot, we're constantly out of power. When it's raining, we are constantly flooded. So I feel like we've messed up the urban areas pretty bad. We have a scope on the rural areas, and I feel like, you know, that's where we need to focus our energy, because it's not financially as intensive, but if you start nurturing those roots, like we can be in a really, really good place. थैंक यू। जैसे अभी बहुत सारा टॉक होता है, अब थोड़ा कम हो गया है, 1990s में रहता था ब्रेन ड्रेन, तो उस पे आपका क्या थॉट है कि ब्रेन ड्रेन इज गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया?
I don't know if there is any kind of a brain drain anymore because brains are available everywhere because of the internet. हम्म I think what's happening is people are constantly looking for better opportunities. अब हम्म जैसे मैं देखती हूँ दिल्ली के बहुत सारे लोग चंडीगढ़ में आजकल घर ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली सबको लगता है कि लिवेबल नहीं है अब हम्म अगले 5-10 साल में और 15 साल में या जो भी है. So I think people will constantly look for better opportunities. And the goal is to create opportunities in the area that they are living in. हम्म बाकी मुझे ये भी लगता है कि जो लोग निकल सकते हैं अगर वो निकल रहे हैं तो it's not a bad thing. जी But it's not necessarily a brain drain हम्म because brains are available everywhere. And even यहाँ पे बैठ के I can consult in India, and somebody smart in India can consult here. हम्म And it's already happening in our field. We constantly hire like teams from India, and India constantly hires teams from America. I think because of globalization and how good our communication systems are, uh, it's not the drainage of the brain for sure. It's basically looking for better opportunities, and in some ways we have to have respect for that हम्म because India is populated, जी like it's overpopulated, हम्म and you can't blame people for leaving conditions that don't look habitable to them. It's not the reason that we came here. But if somebody from Delhi is leaving that city, I have a lot of respect for that person जी because the message has to be sent out to authorities. जी नहीं, वो काफी क्राउडेड लगता भी है, मतलब चलने में भी दिक्कत है तो रहने की बात ही कुछ और है. बिल्कुल. स्पेशली पोल्यूशन, जो मेट्रो सिटीज हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे इट्स नो मोर ब्रीदेबल. जैसे हाँ, जैसे एक मेन चीज है कि कहीं पे भी आप जाते हो आपके पास पानी होना चाहिए, आपके पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए, और आपके सिर पे छत होनी चाहिए. ठीक है, छत हो जाती है, अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? आपको हवा नहीं मिल रही है साफ सुथरी. मेरा बेसिक है हवा होना चाहिए, हवा से ही शरीर है. तो बिल्कुल ठीक है. शुद्ध हवा नहीं तो कहीं भी जाके आपको डेड एंड मिल ही जाएगा जल्दी, वो डेड एंड जल्दी ही आ जाएगा. एग्जैक्टली. पानी भी ऑब्वियसली सेमी कैटेगरी में आता है. जी, तो आगे मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आप इंडिया को कुछ ओ करती हैं, जो मिट्टी का कर्ज बोलते हैं? अगर हाँ तो फिर क्या प्रयास करती हैं? हाउ डू यू ट्राई टू रीपे, पे बैक? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझ पे इंडिया का कोई कर्ज है. हाँ, अपने पेरेंट्स का कर्ज जरूर होता है. तो सबसे ज्यादा जो खराब लगता है वो ये है कि मैं यहाँ आ गई, मेरी बहन वहीं पे है, तो जो मेरी बहन को मेरे पेरेंट्स की कोई भी इमरजेंसी होती है तो शी हैज टू टेक केयर ऑफ देम एंड आई एम नॉट देयर. तो वो मुझे सबसे बड़ा कर्ज लगता है. और बाकी जगह का मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कर्ज नहीं फील होता. मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ थी तो मैं अच्छी तरह रही, रिस्पॉन्सिबल वे में रही. इंडिया के साथ मुझे शिकायत भी है क्योंकि जब बीइंग अ प्रोफेशनल इट वाज नेवर सेफ फॉर मी. और मैं भी ट्रैवल करती थी तो बहुत सारे इंसिडेंसेस होते थे, तो आई कॉन्स्टेंटली हैड टू बी ऑन अ लुक आउट. तो दैट वाज हार्ड. तो इसलिए शायद मुझे ना वो लगता है कि इंडिया हैज टू डू अ बेटर जॉब फॉर वुमेन सिक्योरिटी. आई डोंट वांट एनीवन टू एवर गेट हर्ट एट द एज ऑफ लाइक 13-14. कितनी यंग एज होती है. एंड people take advantage of that age. And so I feel like India needs to do better job at protecting our children. और चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो. बाकी बात पेरेंट्स की है तो मुझे ये लगता है कि वो मेरा एक कर्ज है. तो उसमें मुझे लगता है कि the older people in India
somehow they need to be taken care of. I don't have a plan for that. I try to go there as often as I can, but I feel like, if I wanted to start an initiative over there, it would be for the old people. जी Because for one reason or the other reason, if they are being left to fend for themselves, that's not a good thing. I think children need to be taken care of, and the older people need to be taken care of in any country or in any society. No matter what. जी So if I do any kind of initiative, I think it would be more for that. Also for the planet, because I just feel like if the planet is not there in 100 years, we'll all be dead. जी 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 थैंक यू। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये ओपन है, जैसे आपको कुछ कहना है टू पीपल ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ वर्ल्ड, इट्स ओपन क्वेश्चन फॉर यू, एनी मैसेज? सो I think I get frustrated that we still have to resort to wars. मुझे ये लगता है कि हमारी sensibilities इतनी developed हैं इस time पे, हमारी communication skills have gotten so much better, and we are still kind of relying on the power of destruction to solve our differences. I think if somebody was watching us from up above, we would look so stupid. That these people have had 5,000-10,000 years of evolution and still fighting with each other in such a destructive way. And for me, and that like concept about like arguments and conflict goes deeper. I feel like अगर आपकी छोटी मोटी argument भी हो रही है किसी के साथ, just try to deal with it in a human way. Try to understand other person's perspective, because violence is never the answer, and there is always a better answer which we are afraid to seek, but that is always the better answer. So try to find out what is the better answer, what is the better world, and work towards that, no matter how small or big it is. जी, thank you so much.